Hello everyone, this is Dr. Abdal. Welcome to my YouTube channel Learn with Dr. Abdal. आज हम हीट इक्वेशन करेंगे, हीट इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना सीखेंगे और उस पर बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे। हीट इक्वेशन बेसिकली क्या होती है? ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। जिस फॉर एग्जांपल अगर हम कोई मटेरियल का एग्जांपल लें, लाइक रॉड, उसके एंड होते हैं और उसमें हर एक पोजीशन पे हर एक टाइम पर कुछ हीट होती है। जो फॉर एग्जांपल अगर हम उनसे हीट अप करते हैं तो हर एक डिफरेंट पोजीशन पे, जो कि एक्स से डिनोट की जाती है पोजीशन, और डिफरेंट टाइम पर क्या हीट होती है उस पर, तो उसमें हीट कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, हर एक पोजीशन पे क्या हीट है, वो हम हीट इक्वेशन की हेल्प से फाइंड करते हैं, जो कि आपको गिवन है UT इज इक्वल टू KUXX। तो यहाँ पे U क्या है? इज द टेम्परेचर एट पोजिशन X एंड टाइम T। मतलब पोजीशन X और टाइम T पे क्या टेम्परेचर होगा वो आपको डिनोट कर रहा है, और K इज़ द थर्मल डिफ्यूजिटिविटी ऑफ द मटेरियल है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या हैं इसमें वो देख लेते हैं, एंड फार्मूलाज जो इसमें आगे इसका हीट इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने में यूज़ होगा। तो इसमें एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सिंपली क्या कहता है? अगर कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजीनियस मतलब जिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे जीरो होगा, फॉर एग्जाम्पल UX प्लस UY इज इक्वल टू ज़ीरो, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसमें जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल हैं आपको लेफ्ट साइड पे रखने हैं और बाकी की टर्म्स को राइट साइड पे रखना है। अगर राइट साइड पे जीरो आ गया तो वो होमोजीनियस है। तो इसके जितने भी सोल्यूशन है वो इन्होंने डिनोट करे Z1 Z2 Zn से। तो अगर Z1 Z2 Zn इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन है तो इसका कोई सा भी लीनियर कॉम्बिनेशन भी वो इसका सोल्यूशन बनेगा। जैसे कि ये दे रखा है आपको C1 Z1 प्लस C2 Z2 लीनियर कॉम्बिनेशन, या हमने वेक्टर स्पेस में भी सीखा था लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया, तो ये भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन बनेगा। फिर नेक्स्ट है आपका फोरियर साइन सीरीज फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे fx अगर आपको समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn साइन n पाई x बाई l दिया हुआ है, तो जो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है आपका bn, तो उस bn को निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है 2/L 0 टू L fx इंटू साइन n पाई x बाई l। तो ये आपका आगे सोल्यूशन निकालने में यूज़ होगा। साइंस जो फोरियर साइन सीरीज़ है उसमें जो कोफिशिएंट होता है उसको निकालने का फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। देन कुछ और रूल्स होते हैं। अगर हम साइन nx और साइन mx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? कॉस nx कॉस mx का इंटीग्रेशन करते हैं या फिर साइन nx इंटू कॉस mx का इंटीग्रेशन करते हैं, तो उसकी क्या वैल्यू होती है? वो n और m पे डिपेंड करती है हमेशा। तो वो भी आगे हीट इक्वेशंस या वेव आगे जो हम पढ़ेंगे लैप्लेस इक्वेशन, उनमें यूज़ होती हैं ये सारी चीज़ें। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, या आप नोट कर लेना, आगे आपके यूज़ होंगे ये सारे। मेनली आपकी हीट इक्वेशन विद बाउंड्री इनिशियल कंडीशन इस फॉर्म में होती है, UT इज इक्वल टू KUXX। सबसे पहले ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, उसके बाद ये आपकी बाउंड्री कंडीशन आ जाती है। मतलब बाउंड्री मतलब जो रॉड है आपकी कोई भी जिसको आप हीट अप कर रहे हो, उसके जो इनिशियल पोजीशन है 0 और जो उसकी लेंथ हो गई L, मतलब इस पे यहाँ पे बाउंड्री पे, इन बाउंड्री पे जो हीट है वो 0 है, टेम्परेचर वहाँ पे 0 है आपका। ठीक है, और इनिशियल कंडीशन मतलब इनिशियली कुछ उसकी कुछ वैल्यू जो होगी वो fx से डिनोट की जा रही है, मतलब टाइम 0 पे, और एंड पर कुछ और है, एंड पर जो है वो 0 दे रखी है बाउंड्री कंडीशंस, और टाइम 0 पर भी आपको फंक्शन fx दे रखा है। तो ये बाउंड्री इनिशियल और कंडीशन को यूज़ करते हुए हमें हीट इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो इसमें हम यूज़ करेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में हम क्या करते थे, हम अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा, हम UXY को हम XX इंटू YY पुट करते थे और वहाँ से फिर उसको हम सॉल्व करते थे। बट यहाँ पे क्योंकि आपका फंक्शन जो है वो x और t में दे रखा है, क्योंकि आप अगर पार्शियल डेरिवेटिव देखो, अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव कैसे दे रखे हैं, वो t और x की रेस्पेक्ट में दे रखे हैं। तो आपका फंक्शन भी x और t पे डिपेंड है, मतलब x और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और u जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसमें ut निकालते हैं और uxx निकालेंगे सबसे पहले। तो ut क्या हो जाएगा? ut विल बी इक्वल टू, मतलब t की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो x को एज इट इज़ मान लेंगे कांस्टेंट और t का डेरिवेटिव कर दिया।
यू एक्स एक्स, तो मतलब एक्स डबल डैश इंटू टी। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इस वापस से इसमें पुट कर देंगे, जो हमारी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं ताकि हमें बार बार देखना ना पड़े कि किस में पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 ये हम इसमें पुट कर देते हैं, जो हमने अभी यू टी और यू एक्स एक्स निकाला है। तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हमारी एक्स टी डैश के यू एक्स एक्स की वैल्यू है एक्स डबल डैश टी। अब इसमें एक्स और टी के सेपरेट कर लेंगे हम, तो टी डैश बाई टी के से डिवाइड कर दिया, एक्स डबल डैश बाई एक्स। अब इसको हम कुछ कांस्टेंट अज्यूम कर लेंगे, से लैम्डा। तो किसी बुक्स में ना इसको माइनस लैम्डा भी अज्यूम किया जाता है, तो आप जिस मर्जी चाहे कांस्टेंट को अज्यूम कर लो, आपका सोल्यूशन सेम आएगा। तो मैं इसको लैम्डा कंसीडर करके चल रहा हूँ। फिर वहाँ से हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में मैंने बताया था, जब सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसमें केसेस बनते हैं लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो के लिए। तो अब हम पहले एक्स के लिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो हमारे पास पहले एक्स के लिए देखते हैं क्या आएगा, एक्स डबल डैश लैम्डा एक्स। तो यहाँ से ये आ गई एक्स डबल डैश माइनस लैम्डा एक्स, और ये आ गया डी स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, एम स्क्वायर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो हमने इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में ही कन्वर्ट कर दिया, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा। तो हम यहाँ तक आ गए। हम लैम्डा की डिफरेंट केसेस भी रखेंगे। अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं, ये वाली कंडीशन जो बाउंड्री कंडीशन है। तो बाउंड्री कंडीशन को हम यूज़ करते हैं यू पर। तो आपका यू क्या दे रखा था, यू एक्स टी दे रखा था, एक्स एक्स इंटू टी टी। तो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ एक्स को, तो ये एक्स 0 टी टी हो जाएगा। और ये हमें क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू है इक्वल टू 0। यू ज़ीरो टी की वैल्यू क्या दे रखी है, 0। तो ये हम 0 रख देंगे। तो यहाँ से अगर मेरा टी टी फंक्शन 0 हो गया, क्योंकि फंक्शन दो एक्सप्रेशन, दो टर्म्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 है, तो उसमें से एक को 0 होना पड़ेगा। अगर टी टी फंक्शन ही 0 हो गया, हर एक पॉइंट पे टी टी फंक्शन ही 0 हो गया, तो जो आपका ये फंक्शन है यू फंक्शन, वो पूरा 0 फंक्शन बन जाएगा, जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है। हमें 0 फंक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें 0 सोल्यूशन नहीं चाहिए। हमारा इंटरेस्ट है नॉन ज़ीरो सोल्यूशन में। तो हम नॉन ज़ीरो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम x0 को 0 मान लेंगे। क्योंकि अगर आपका टी टी फंक्शन 0 हो गया ना, तो आप उसको यहाँ जब पुट कर दोगे टी टी फंक्शन को इधर, तो यहाँ पे टी टी फंक्शन को 0 पुट करते ही आपका यू फंक्शन 0 हो जाएगा। तो एक कंडीशन आपकी ये आ गई, ठीक है। तो इस कंडीशन को ध्यान रखना आप, इस कंडीशन को भी हम यूज़ करेंगे, x0 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट क्या दे रखी है आपको एक कंडीशन, यू एल कॉमा टी जो है वो 0 दे रखा है। तो यू एल कॉमा टी वो है 0। तो इसका मतलब यू एल कॉमा टी का मतलब है एक्स को हम एल पे अप्लाई कर रहे हैं और वो 0 के इक्वल आ रहा है। अब यहाँ से फिर से प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स 0 हो गई। तो अगर टी टी फंक्शन फिर से 0 हो गया, तो आपका यू फंक्शन भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यू जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, एक्स एक्स इंटू टी टी। तो वहाँ से हमारे पास जो है यू फंक्शन 0 आ जाएगा, हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा। ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब है यू जो है वो आपका आइडेंटिकली 0 हो जाएगा, मतलब हमें 0 सोल्यूशन में इंटरेस्ट नहीं है, हमें नॉन ज़ीरो सोल्यूशन में इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सएल भी 0 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से 2 कंडीशन और आ गई एक्स के लिए, इनकी इनिशियल कंडीशन बन गई एक्स के लिए, वो हम आगे यूज़ करेंगे। तो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन तक पहुँच गए थे और हमारे पास 2 कंडीशन आ गई हैं एक्स पे, x0 पे 0 है और xl पे भी 0 है। तो यहाँ से केस बनाते हैं, केस नंबर 1। तो आप एक बार केस जो है बनाना सीख लोगे ना, तो आपको बार बार फिर इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन में ये सेम ही रहता है। तो हीट इक्वेशन में अगर आपने एक बार ये सोल्यूशन बनाना सीख लिया, ये एक जनरल प्रॉब्लम है। इसमें क्या होगा, आगे जो क्वेश्चन होंगे ना उसमें fx चेंज होता रहेगा आपका, या ज़्यादा से ज़्यादा आपका l चेंज हो जाएगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा k चेंज हो जाएगा, ये वैल्यू चेंज होंगी। तो अगर आपने k, l और fx के लिए आपने सोल्यूशन बनाना सीख लिया, तो आप क्या करोगे, लास्ट से सीधा सोल्यूशन उठा लेना वहाँ से, और सोल्यूशन में आप जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है वो सोल्यूशन में पुट करके अपना सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो।
तो केस 1 में हम क्या कर रहे हैं, लैम्डा को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, लेट लैम्डा इज पॉजिटिव। तो लेट कर लेते हैं लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर वेयर अल्फा इज नॉन ज़ीरो। तो अगर अल्फा कोई नॉन ज़ीरो रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव ही तो होगा। अगर अल्फा कोई नॉन ज़ीरो रियल नंबर है तो उसका जब मैं स्क्वायर करूँगा तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो मैं इसको लैम्डा को मैंने अल्फा स्क्वायर मान लिया। तो मेरे रूट्स क्या आ जाएंगे, एम स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा था और लैम्डा को आपने अल्फा स्क्वायर ले लिया। तो यहाँ से एम की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस अल्फ़ा। तो आपका एक्स एक्स सोल्यूशन क्या बन गया, एक्स एक्स सोल्यूशन आपका यहाँ से बनेगा ए इंटू कॉस, नहीं क्योंकि डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स हैं, तो ए इंटू एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा एक्स प्लस बी इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फ़ा एक्स। तो आपका ये सोल्यूशन बन गया। अब यहाँ से आप कंडीशन यूज़ करोगे, x 0 पे 0 दे रखा है और x l पे 0 दे रखा है। ये मैंने जो दो कंडीशन अभी निकाली हैं, तो इन दो कंडीशन को मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। तो x 0 पे 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इस एक्सप्रेशन में स्मॉल x को 0 पुट करूँगा, है ना। इस स्मॉल x को 0 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, a इंटू 1 प्लस बी इंटू 1, क्योंकि एक्सपोनेंशियल 0 1 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस। तो एक कंडीशन आ गई b इज इक्वल टू माइनस है। अब हमारे पास एक्स एल पे भी 0 है, हमारे पास जो कंडीशन थी। तो आप a इंटू एक्सपोनेंशियल एल एक्स प्लस बी इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एल एक्स। मैंने क्या करा, इसमें मैं आपकी वैल्यू डाल रहा हूँ जो भी है, एल डाल दिया यहाँ पे स्मॉल एक्स के प्लेस पे, और एक्स एल 0 दे रखा है और ये 0 के इक्वल है। और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है माइनस a। तो इसमें आई थिंक अब नेक्स्ट इनिशियल कंडीशन क्या है हमारे पास, एक्स एल इज इक्वल टू 0, एक्स एल इज इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब मैं इस इक्वेशन में स्मॉल एक्स के प्लेस पे क्या डाल दूंगा, स्मॉल एक्स के प्लेस पे मैं एल डाल दूंगा। तो एक्सपोनेंशियल अल्फा एल प्लस बी एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एल, और ये है इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि एक्स कैपिटल एल पे 0 वैल्यू दे रहा है। अब बी की वैल्यू क्या निकाल रखी है हमने, माइनस है, तो वो पुट कर देते हैं। तो ए कॉमन ले लो, एक्सपोनेंशियल अल्फा एल माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एल इज इक्वल टू 0। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ना वो 1 to 1 फंक्शन होता है। तो एक्सपोनेंशियल अल्फा एल जो है वो कभी भी इक्वल नहीं होगा एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एल के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा और एल जो है ना वो दोनों नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं। क्योंकि जो आपने यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करा था एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन एल के लिए करा है, तो एल पॉजिटिव है और अल्फा नॉन ज़ीरो नंबर है। तो जब ये दोनों नॉन ज़ीरो हैं तो एक्सपोनेंशियल 0 पे ही 1 होता है ना। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल अल्फा एल और यहाँ पे माइनस अल्फा एल है, तो ये कभी भी इक्वल वैल्यू नहीं देगा। तो इसका मतलब है ये अंदर वाली जो ब्रैकेट की टर्म्स हैं ये कभी भी 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब ए को यहाँ पे 0 होना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो है वो 0 हो रहा है। अगर सी नॉन ज़ीरो है तो ऑब्वियसली ए को ही 0 होना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे ब्रैकेट में जो टर्म थी वो तो 0 नहीं हो सकती, तो इसलिए ए 0 हो गया। अगर ए 0 हो गया तो आप वापस से अब यहाँ पे आओ, जो हमारा एक्स एक्स था, एक्स एक्स क्या था, ए एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स प्लस बी माइनस एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स। अब यहाँ ए और बी दोनों 0 हो गए, तो इसका मतलब आपका जो एक्स एक्स है वो क्या हो गया, 0। तो हम इस केस में इंटरेस्टेड नहीं है जहाँ पे हमारा सोल्यूशन 0 आ रहा है, हमें चाहिए जहाँ पे वो नॉन ज़ीरो आए, ठीक है। तो इसलिए अब हम नेक्स्ट केस पे मूव कर जाएंगे जहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसमें लैम्डा की वैल्यू हमने पॉजिटिव ले ली थी, तो अब हम लैम्डा की वैल्यू 0 रख के चलते हैं। 3 केस बनते हैं हमारे पास, तो केस सेकंड। सो यहाँ पे लिख सकते हो आप, वी गेट अ ट्रिवियल सोल्यूशन
in this case as xx is 0, so this implies u is equal to xx into tt is equal to 0 into tt, so this is equal to 0. तो हमारे पास u 0 आ गया और हम इसमें अभी इंटरेस्टेड नहीं है ज़ीरो सोल्यूशन में, हमें चाहिए नॉन ज़ीरो सोल्यूशन. तो केस 2 लेट लैम्डा इज इक्वल टू 0. तो लैम्डा अगर 0 है तो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या थी, ऑक्सिलरी इक्वेशन थी हमारे पास एम स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा. तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 0 डालोगे आप, तो यहाँ से आपका एम स्क्वायर की वैल्यू 0 आ गई. तो एम की वैल्यू 0 0 रिपीटेड रूट्स आ गए. तो आपका एक्स एक्स जो फंक्शन बनेगा क्या बनेगा, ए प्लस बी एक्स. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मैंने लिखना आपको सिखाया हुआ है, आप मेरी वीडियोस जाके देखना जहाँ पे रियल एंड रिपीटेड रूट्स आते हैं तो उसका सोल्यूशन कैसे लिखा जाता है. ए प्लस बी एक्स एक्सपोनेंशियल की पावर 0x आएगा और एक्सपोनेंशियल की पावर 0 जो है वो 1 होता है. तो इसलिए ये वैल्यू आ गई. अब यहाँ पे आप फिर से इनिशियल कंडीशन यूज़ करोगे. x 0 पे आपको 0 गिवन है, तो a प्लस बी इंटू 0, तो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 0, है ना. हम इससे कंपेयर कर रहे हैं ना, क्योंकि x 0 पे 0 दे रखा है तो a 0 हो गया. एंड x l पे भी 0 है, तो अगर a 0 हो गया तो आपका x x फंक्शन क्या बन जाएगा, bx बन जाएगा, है ना. अब x l पे 0 है तो इसका मतलब b इंटू एल आप 0 रख दोगे. अब l तो आपका पॉजिटिव है, l की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब b को 0 होना पड़ेगा. दो रियल नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो उसमें से ऑब्वियसली एक रियल नंबर को 0 ही होना पड़ेगा. तो b भी 0 आ गया. तो अब आप इसको नोट करो, आपका एक्स एक्स क्या था, आपका एक्स एक्स था a प्लस बी एक्स. अब a और b आपके दोनों 0 हो गए, तो इसका मतलब आपका एक्स एक्स क्या हो गया, 0. तो इसका मतलब हमारे पास फिर से क्या सोल्यूशन आ गया, ट्रिवियल सोल्यूशन आ गया. तो आप यहाँ पे सेम वर्डिंग लिख सकते हो, वी गेट अ ट्रिवियल सोल्यूशन अगेन इन दिस केस. ठीक है, दैट इज u इज 0. u 0 क्यों है, क्योंकि x 0 है. x 0 होने से, क्योंकि u जो है वो x इंटू टी होता है और x 0 हो गया तो आपका t इंटू 0 0 हो जाएगा. तो अब हम मूव करते हैं थर्ड केस पे, जिसमें हमारा एक्चुअल में सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. तो दैट इज केस 3, दैट इज लेट लैम्डा इज नेगेटिव. सो लेट लैम्डा इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर, वेयर अल्फा इज नॉन जीरो रियल नंबर. तो अल्फा अगर कोई नॉन जीरो रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर करूंगा तो वो पॉजिटिव होगा, और फिर उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा. तो लैम्डा नेगेटिव हो गया. अब हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या थी, एम स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा थी. अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो माइनस अल्फा स्क्वायर, तो रूट्स क्या आ जाएंगे, प्लस माइनस अल्फा आयोटा. तो आपका सोल्यूशन क्या बन जाएगा, एक्स एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा एक्स प्लस बी साइन अल्फा एक्स. अब इनिशियल कंडीशन डालते हैं, x 0 पे 0 है तो इसका मतलब a कॉस 0, x की वैल्यू में 0 डाल लो, यहाँ पे x की वैल्यू 0 डालनी है. तो a कॉस 1, कॉस 0 पे 1 होता है, b साइन 0, साइन 0 पे 0 होता है. तो यहाँ से क्या आ गया, a की वैल्यू आ गई आपकी 0. तो आपका एक्स एक्स क्या बन गया, b साइन अल्फा x बन गया. ठीक है, इसको याद रखना, b साइन अल्फा x बन रहे हैं. अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कंडीशन यूज़ करेंगे, x l पे भी 0 है ना. हमने ये दो कंडीशन देखो यहाँ निकाली हैं, आप भूलना मत, इन कंडीशन को ही हम यूज़ कर रहे हैं बार बार. x 0 पे 0 है और x l पे भी 0 है, तो इसको हम तीनों केसेस में अप्लाई कर करके a और b की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ से. तो इसका मतलब आपने क्या करना है, b साइन अल्फा l, ये है आपका 0 के इक्वल, है ना, क्योंकि एक्स एल 0 है और एक्स एल जो है वो b साइन अल्फा l के इक्वल है, तो ये 0 के इक्वल है. अगर यहाँ पे हमारा b 0 आ गया, फॉर एग्जांपल दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 0, तो अगेन एक्स एक्स जो है वो आपका यहाँ पे 0 बन जाएगा. बट हमारे पास यहाँ पे एक
कंडीशन बन सकती है, अगर इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट ज़ीरो हो रहा है तो साइन जो है कुछ कुछ वैल्यूज़ पे ज़ीरो होता है, साइन पाई पे ज़ीरो होता है, 2 पाई साइन पाई के मल्टीपल पे हमेशा ज़ीरो होता है। सो अगर मैं साइन अल्फ़ा एल को ज़ीरो ले लूँ तो तब भी तो इन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो बन सकता है, बी इंटू साइन अल्फ़ा एल का। तो मैंने साइन अल्फ़ा एल को ज़ीरो ले लिया, तो इसका मतलब अल्फ़ा एल की वैल्यू क्या होगी, एन पाई। वो पाई का मल्टीपल होगा, जो साइन का एंगल है ना वो हमेशा पाई का मल्टीपल होगा, क्योंकि साइन जो है वो पाई के मल्टीपल पे ही ज़ीरो होता है। तो मैंने एन इज इक्वल टू 1 2 3 ले लिया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू आ गई आपकी एन पाई बाई एल। तो इसको वापस से इस वाले में पुट कर दो एक्स एक्स में, तो आपका एक्स एक्स क्या बन जाएगा, बी साइन एन पाई बाई एल एक्स। अब क्योंकि आपका जो ये सोल्यूशन है ना ये एन पे डिपेंड हो गया, आप एन वैल्यू चेंज करोगे आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्स मिलने शुरू हो जाएंगे। एन की वैल्यू 1 लोगे तो बी साइन पाई बाई एल एक्स, तो इस तरह से एन की वैल्यू 2 लोगे 3 लोगे, तो इस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन मिलेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको भी एन पे डिपेंड करा रहे हैं। तो यहाँ पे एक मेन चीज़ आ गई कि हम अपने पूरे के पूरे सोल्यूशन को ना एन पे डिपेंड करा रहे हैं। तो हमारा एक सोल्यूशन बन गया एक्स एन एक्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है। अब क्योंकि हमारे थर्ड केस में सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है किसका, एक्स का, और हमारे पास थी दो इक्वेशंस, हमने एक्स डबल डैश बाई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा तो सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे टी डैश बाई के टी इज इक्वल टू लैम्डा। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, हम थर्ड केस के लिए ही सॉल्व करेंगे डायरेक्टली। हमें बेनिफिट यहाँ ये हो गया क्योंकि हमें एक्स से पता लग गया कि किस वाले केस में सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि बाकी केस में तो एक्स ज़ीरो आ रहे हैं ना। सो केस 3 क्या टी के लिए कर रहे हैं अब हम, टी डैश बाई के टी इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, लैम्डा के टी, सो टी डैश माइनस लैम्डा के टी, सो ये बन गया आपका, इसको इज इक्वल टू 0, डी माइनस लैम्डा के टी इज इक्वल टू 0। तो आपके रूट्स क्या आ गया यहाँ से, लैम्डा के। तो आपका सोल्यूशन क्या लिखा जाएगा इस केस में, जब आपका रियल रूट आता है तो सोल्यूशन क्या लिखते हैं, सोल्यूशन हम लिखेंगे इसमें, तो हम नया कांस्टेंट मान लेंगे इसके लिए मान लेते हैं हम नया कांस्टेंट डी फॉर, मतलब एक कांस्टेंट की तरह मान लेते हैं। तो आपका जो सोल्यूशन होगा टी टी इज इक्वल टू डी, एक कांस्टेंट है एक्सपोनेंशियल की पावर लैम्डा के टी। जैसे आप इस तरह से लिखते थे ना, C1 एक्सपोनेंशियल की पावर M1 टी प्लस C2 एक्सपोनेंशियल की पावर M2 टी, इस तरह मैंने C1 को क्या ले लिया, मैंने D ले लिया। और इस वाले केस में लैम्डा, थर्ड केस में लैम्डा की वैल्यू क्या थी, माइनस अल्फा स्क्वायर, है ना। ऊपर जो मैंने अभी केस करा था केस 3 में लैम्डा की वैल्यू माइनस अल्फा स्क्वायर, क्योंकि लैम्डा नेगेटिव था इस केस में। तो लैम्डा की वैल्यू भी पुट कर दो, d इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर के टी। और अल्फ़ा की वैल्यू अभी आपने क्या निकाली है ऊपर, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमने जो हाईलाइट कर लेते हैं उसको, अल्फ़ा इज इक्वल टू एन पाई बाई एल निकाला है, तो उसको हम पुट कर देते हैं। तो टी टी आ गया आपका डी एक्सपोनेंशियल एन पाई बाई एल के टी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब पूरा का पूरा सोल्यूशन आपका एन पे डिपेंड हो रहा है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टी एन टी इज इक्वल टू डी एन, मतलब हर एक एन के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर के टी। तो मैं मोस्टली जो है ना ये स्क्वायर वाली टर्म को साथ रख के चलता हूँ ताकि मुझे याद रहे इसके साथ स्क्वायर और के टी अलग है, उस पर स्क्वायर नहीं है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है वरना यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, इसको भी आप हाईलाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दो सोल्यूशंस आ गए, एक्स एन एक्स और टी एन टी। तो आपका सोल्यूशन मेन क्या था, तो आपका यू एन एक्स टी क्या बनेगा, दोनों का प्रोडक्ट एक्स एन एक्स इंटू टी एन टी। तो एक्स एन एक्स क्या था आपका, बी एन साइन एन पाई बाई एल एक्स साइन एन
पाई बाई एल, और ये क्या है डी एन इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर के टी। अब ये बी एन और डी एन को आप मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट मान लो, तो उसको हम मान लेते हैं सी एन। तो इसलिए मैंने जानबूझ के डी एन लिया था ताकि मैं उसको सी एन मान सकूँ, थोड़ा अच्छा सा लगेगा वो। तो ये बन गया आपका साइन एन पाई बाई एल एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर के टी। ठीक है, ये एन है आपका। तो आपका ये यू एन एक्स टी आ गया। अब आपके पास एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन आ रहे हैं, u1 u2 u3, एन की वैल्यू यहाँ डालते चले जाओ तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन मिल जाएंगे। अब यहाँ पे लगेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो मैंने आपको अभी बताया था, जो आपका यूज़ होने वाला है, जो मैंने ये बताया था कि अगर आपके पास कुछ सोल्यूशंस हैं तो उसका समेशन भी सोल्यूशन होगा, c1 इंटू z1 प्लस c2 इंटू z2, इस तरह से सम करते चले जाओ तो वो भी आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। तो मैं अगर यहाँ पे c1 c2 cn को 1 ले लूँ तो हमारा सोल्यूशन क्या बनेगा, समेशन zi, मतलब z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 एंड सो ऑन। अब हमारे पास है इनफाइनाइट सोल्यूशन, हमारे पास है इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो सुपरपोजिशन लगाएंगे तो हमारा बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो आपका मेन सोल्यूशन बनेगा यू एक्स टी, वो बन जाएगा समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी सी एन साइन एन पाई बाई एल एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर के टी। तो ये आ गया आपका यू एक्स टी सोल्यूशन। बट अभी भी एक इनकम्प्लीट है, क्योंकि आप अगर देखोगे हमने अभी तक सिर्फ बाउंड्री कंडीशन ही यूज़ करी है, हमने इनिशियल कंडीशन यूज़ नहीं करी है। तो अगर आप ऊपर जाओ क्वेश्चन में, आपने अभी तक सिर्फ ये वाली कंडीशन यूज़ करी है, बाउंड्री कंडीशन। अब हम यूज़ करने जा रहे हैं इनिशियल कंडीशन। तो यू एक्स ज़ीरो पे एफ एक्स दिया हुआ है आपको, तो इसको भी देख लेते हैं कि ऐसे सॉल्व होगा ये। तो क्या कंडीशन है, यू एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू एफ एक्स। तो मतलब टी की वैल्यू 0 पुट करनी है आपने। तो समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी सी एन, तो टी को 0 पुट करोगे तो एक्सपोनेंशियल यहाँ पे पूरा ये पावर 0 हो जाएगी, तो एक्सपोनेंशियल 0 पे 1 होता है। तो बचेगा आपके पास क्या, साइन एन पाई बाई एल एक्स, ये बचेगा बस। और ये किसके इक्वल दे रखा है आपको, एफ एक्स के। यहाँ पे जो यू एक्स कॉमा 0 एफ एक्स दे रखा है, यहाँ से ये एफ एक्स लिख लिया मैंने। तो ये आ गया आपकी फोरियर साइन सीरीज़। तो फोरियर साइन सीरीज़ का भी मैंने आपको पीछे ये बताया था, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में बताया था कि जब भी आपके पास इस तरह की कोई सीरीज़ आ रही है तो उसमें बी एन की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो वो इस फॉर्मूले से निकलेगी, बी एन इज इक्वल टू 2 बाई एल 0 टू एल एफ एक्स इंटू साइन एन पाई बाई एल एक्स, इस तरह से करके निकलेगी। तो उसका मैम वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज सी एन इज इक्वल टू 2 बाई एल इंटीग्रेशन 0 टू एल एफ एक्स इंटू साइन एन पाई बाई एल एक्स डी एक्स। तो ये आपका आ गया सी एन। तो आपने क्या करना है, बस सी एन की वैल्यू आ गई, वो आप उसमें पुट कर दो, किस में, इस वाले में पुट कर दो। तो आपका यू एक्स टी अब कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, यू एक्स टी इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2 बाई एल 0 टू एल। अब क्योंकि यहाँ पे x एक डमी वेरिएबल होता है, डमी वेरिएबल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जब आप इंटीग्रेशन करते हो और फिर लिमिट अप्लाई करते हो तो वो x गायब हो जाता है, वहाँ पे वैल्यूज़ आ जाती है 0 और l, जब आप डाल दोगे x पे तो x चला जाएगा। तो इसलिए क्योंकि ये वाला समीशन में जो है ना, ये वाला x अलग है, जब ये इन वाले x पे डिपेंड है, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू चेंज करोगे, t की वैल्यू चेंज करोगे तो यहाँ साइन और एक्सपोनेंशियल में भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। बट ये इंटीग्रेशन जो है ना, ये इससे इंडिपेंडेंट है, इन वाले x और t से। तो मैं इसको एक डमी वेरिएबल को चेंज करके लिख रहा हूँ इसको यहाँ पे, बस एफ यू साइन एन पाई बाई एल यू डी यू। ठीक है, ये आपका सी एन आ गया। और बाकी जो है ना वो x की फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्योंकि वो यू एक्स, जो यू एक्स टी के x और t हैं वो उन पे डिपेंड है वो। ठीक है, ताकि जब मैं कंडीशन कुछ डालूँ x और t की कुछ वैल्यू दूँ तो उसमें सिर्फ साइन और एक्सपोनेंशियल में ही चेंज आए, उसमें ये इंटीग्रेशन में कोई चेंज ना है, वो
एक्स से इंडिपेंडेंट था, इसलिए मैंने यू लिख दिया उसको। तो ये है आपका फाइनल सोल्यूशन, जो थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा होगा, बट जिस तरह से हमने सॉल्व करा स्टेप बाय स्टेप केसेस बना के, रिपीटेड और रियल रूट्स और कॉम्प्लेक्स रूट्स निकाल के, वो आपको सब आता ही था पहले से। बस उसका प्रोडक्ट करा, प्रोडक्ट करने के बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की वजह से वो समेशन में चला गया, वो सीरीज़ की फॉर्म में चला गया, और यहाँ पे थोड़ा सा आपका फोरियर कोफिशिएंट का फॉर्मूला लग गया। ये है आपका फोरियर कोफिशिएंट, ठीक है। तो बस इसका फॉर्मूला लगा, उसको वापस से हमने सीरीज़ वाले फॉर्मूले में पुट करा, तो आपका मेन सोल्यूशन ये आ गया। अब यहाँ पे है एक ट्रिक यह है कि अगर आप ये वाला जनरल सोल्यूशन याद रखो किसी तरह सॉल्व करना, तो आप इसमें शॉर्ट, जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, यहाँ तक करो m² = लैम्डा तक करो। उसके बाद केस 1 केस 2 के लिए आप डायरेक्टली लिख सकते हो वी विल गेट द ट्रिवियल सोल्यूशन, जीरो सोल्यूशन, थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए। और केस 3 आप थोड़ा सॉल्व करके दिखा दो जब लैम्डा <0 होगा। तो केस 3 सॉल्व करके दिखा दोगे, उसमें आप ये पूरा निकाल के दिखाओगे, xnx निकाल के दिखाओगे, और फिर आप tnt निकाल के दिखाओगे जो हाईलाइट करें मैंने, और फिर आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा के फोरियर कोफिशिएंट का फॉर्मूला लगा के ये सोल्यूशन निकाल लोगे। और अगर आप एग्ज़ाम में ये नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है बहुत लेंथी है, तो आप क्या करो, ये सोल्यूशन याद करके लेके जाना अच्छे से, और जो भी आपका मेन क्वेश्चंस आएगा ना, उसमें मोस्टली क्या होगा ना, जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, मैंने अभी भी बताया था, k चेंज होगा, l चेंज होगा और fx चेंज होगा, उसमें ये चीज़ें चेंज होंगी। तो आपको मेनली जो सॉल्व करना पड़ेगा वो ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ सकता है आपको, ये cn वाला। जैसे fx चेंज होगा, आप fx को चेंज करके यहाँ लिखोगे, ये दोनों चीज़ें फिक्स रहेंगी, sin n π/lx और एक्सपोनेंशियल, बस k और l की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो ये इसमें से थोड़ा सा चेंज आएगा, लेकिन साइन और एक्सपोनेंशियल की टर्म तो आएगी। तो fx को आपने रखना है cn के फॉर्मूले में, और इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, और वहाँ से वैल्यू निकाल लेनी है। या तो ये वाला लगेगा, ये एक पार्ट हो गया आपका, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या हो सकता है, सेकंड पार्ट में क्या हो सकता है आपका ना, ये वाले फॉर्मूलेस भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। ये आपका सेकंड रूल हो गया, ये फॉर्मूला यूज़ हो सकते हैं। या फिर थर्ड में ऐसा हो सकता है आपको जो सोल्यूशन दिया जाएगा fx, वहाँ पे ना कंपैरिजन करके भी आप कर सकते हो, तो कंपैरिजन करके भी हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, वो आप जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, या तो आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ सकता है। सेकंड क्या है, जहाँ पे इंटीग्रेशन साइन nx और साइन mx इस तरह के फॉर्मूले यूज़ करने पड़ सकते हैं। या फिर थर्ड क्या है, आपको कंपैरिजन करना पड़ सकता है, किसी दो टर्म्स का कंपैरिजन करके आप n की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो ये 3 रूल से ज़्यादा नहीं लगेंगे, और आप सोल्यूशन याद रखोगे तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो सोल्यूशन याद रख लो इसका अच्छे से, अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, वरना आपको पूरा ड्राइव करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स में आता है आपके एग्ज़ाम में, तो आपको ड्राइव करके दिखाना पड़ेगा। वो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ड्राइव नहीं कर सकते सोल्यूशन, तो सोल्यूशन याद रखना। तो क्वेश्चन करते हैं हीट इक्वेशन पे बेस्ड। अगर आप इस इक्वेशन को देखो और इससे कंपेयर करो जो हमने इक्वेशन करी थी पिछले, अभी जो हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड करा था, उससे कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पे क्या चेंज दिखाई देगा, यहाँ पे L की वैल्यू जो है वो चेंज है, L की जगह पाई आ रहा है यहाँ पे बस, ठीक है। और क्या चेंज आ रहा है, आपका fx चेंज आ रहा है, fx जो है वो sin 3x है। तो जो चेंजेस आ रहे हैं, L की वैल्यू जो है वो पाई है, और fx की वैल्यू sin 3x है। तो हमारा सोल्यूशन क्या होता था उस केस में, uxt, तो uxt होता था समेशन n = 1 to infinity 2/L, जो भी पूरा आपका इंटीग्रेशन होता था, cn इंटू साइन n π/lx इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस n² π² इंटू kt, ये होता था सोल्यूशन, ठीक है। और cn की वैल्यू कुछ होती थी जो आप निकालते थे फॉर्मूले से, 2/L 0 to L fx साइन n π/lx dx, ये होती थी। अब आप क्या करोगे, दो कंडीशन आपको, सबसे पहले तो आप L की प्लेस पे पाई डाल दो, तो आपका सोल्यूशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये मैं आपको
सोल्यूशन करना सिखा रहा हूँ, अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो आपका देखो, अगर आपको सोल्यूशन याद है तो आप कितनी जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो। Cn साइन, अब L की वैल्यू यहाँ अगर मैं पाई डालूँ तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा nx इंटू एक्सपोनेंशियल। अब मैं L की वैल्यू पाई डालूंगा तो पाई स्क्वायर और पाई स्क्वायर ये दोनों कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस एन स्क्वायर के टी। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन। अब आपको ये वाली कंडीशन यूज़ करनी है, यू एक्स ज़ीरो पे क्या दे रखा है साइन 3x, तो यू एक्स ज़ीरो पे ये दे रखा है साइन 3x, तो मतलब मुझे t को ज़ीरो डाल देना है, तो सी एन साइन एन एक्स बन जाएगा। t को यहाँ ज़ीरो डालूंगा तो ये 1 हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर 0 1। अब यहाँ से आप क्या करो, कंपैरिजन वाला यूज़ कर सकते हो आप यहाँ से, ये बहुत शॉर्ट तरीका है करने का। तो कंपैरिजन करो, यहाँ पे साइन 3x है, यहाँ पे साइन nx है, और यहाँ n की वैल्यू चेंज होती जा रही है, तो इसका मतलब मुझे साइन 3x का कोफिशिएंट मिल जाएगा c3, उसकी वैल्यू क्या होगी, जो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है साइन 3x, यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है, तो साइन 3 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और c3 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और c1 c2 c4 c5 इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन सब की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू 3 आ गई कंपेयर करने पे। तो हमने कंपैरिजन करा है, यहाँ पे साइन 3x था और यहाँ साइन nx था, तो n की वैल्यू 3 हो गई। तो आपका यू एक्स टी किस में रिड्यूस हो गया, जो आपका ये इतना बड़ा सीरीज़ फॉर्म में दे रखा था, यहाँ पे c1 c2 c4 c5 ये सब 0 हो गए, तो बचा सिर्फ c3, और c3 की वैल्यू क्या है 1 साइन 3x एक्सपोनेंशियल की पावर -9, क्योंकि n की वैल्यू जो है वो 3 हो गई, तो 9 3 का स्क्वायर 9 के टी। तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन आएगा इस केस में। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है ना, तो इसमें तो आपको मुश्किल से 2-3 मिनट लगेंगे, तो इसलिए आपको वो पूरी डेरिवेशन पहले आपको सीख लेनी है। आपको देखो ये वाली डेरिवेशन आपको सीख लेनी है अच्छे से। तो अगर आप जनरल डेरिवेशन पहले कर दो, जनरल डेरिवेशन मतलब एल और एफ एक्स के लिए कर दो, और उसके बाद एल और एफ एक्स की वैल्यू चेंज करके, के की वैल्यू चेंज करके, के एल एफ एक्स तीनों की वैल्यू अगर चेंज हो रही तो तीनों की चेंज करके अपना मेन सोल्यूशन बना लो, जैसा कि इस केस में आ रहा था। इस केस में हमारे पास सोल्यूशन ये आ गया था, और फिर बस उसमें इनिशियल कंडीशन डाल के एन की वैल्यू निकाल के सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो। तो यही आपका इसमें सोल्यूशन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे एल की फॉर्म में, लेकिन एफ एक्स की वैल्यू आपको चेंज करके दी हुई है, तो अपना सोल्यूशन लिख लेते हैं। यू एक्स टी इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 1 to infinity सी एन साइन एन पाई बाई एल एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर के टी। ये है आपका सोल्यूशन। और सी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी एन की वैल्यू है आपकी 2/L 0 to L एफ एक्स साइन एन पाई बाई एल एक्स डी एक्स। ठीक है, u रखना चाहो तो u रख लो, मैं आपको ऐसे ही सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो आपने एफ एक्स को चेंज करना है, एफ एक्स की वैल्यू 1 है और 0 है, और उसका इंटरवल भी दे रखा है 0 to L/2 के लिए और L/2 से L के लिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सी एन को ब्रेक कर लो, 2/L तो बाहर रखो, अब इस वाले को ब्रेक कर लो, 0 to L/2 एफ एक्स की वैल्यू यहाँ 1 है साइन एन पाई बाई एल एक्स डी एक्स, फिर प्लस 0 L/2 से L के लिए ब्रेक कर लो, और एफ एक्स की वैल्यू यहाँ 0 है, तो ये वाला इंटीग्रेशन तो आपका 0 ही हो जाएगा। ठीक है ना, हमने क्या करा, ये वाली वैल्यू यूज़ कर ली, इंटरवल को ब्रेक कर दिया हमने इंटीग्रेशन जो 0 to L था उसको ब्रेक कर दिया 0 to L/2 और L/2 से L। अब हमारे पास ये वाला टर्म तो 0 हो गई पूरी, तो हमारे पास बची बस ये वाली 2/L। तो साइन एन पाई बाई एल एक्स का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो ये आ जाएगा -L/n पाई कॉस एन पाई बाई एल एक्स 0 to L/2, ये आ जाएगा पूरा। तो L से L कैंसिल, तो 2/n पाई माइनस बाहर, अब लिमिट्स डाल दो, कॉस एन पाई बाई एल और x की वैल्यू L/2 और cos
cos 0 आ गया यहाँ पे। अब मैं माइनस को अंदर ले जाता हूँ तो और थोड़ा अच्छा लगेगा ये, तो माइनस की वजह से ये वाला टर्म पहले आ जाएगा। अगर मैं माइनस अंदर लेके जाऊँ तो cos 0 1 है और ये इधर आ जाएगा, L से L कैंसिल, तो ये हो गया n π/2। तो आपकी Cn की वैल्यू ये आ गई। तो आप क्या करो, बस Cn की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और आपका सोल्यूशन रेडी है uxt की फॉर्म में। तो मैं लिख देता हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन है तो uxt क्या बन जाएगा आपका, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, तो क्या दे रखा था ऊपर Cn की वैल्यू आपने निकाल ली है 2/n π 1 माइनस कॉस n π/2 इंटू, अब जो आपका सेम रहता है n π/Lx इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस n² π² /L² यही रहता है ना सोल्यूशन। तो आपने वही लिख दिया, बस Cn निकाला है आपने यहाँ पे भी। तो Cn को हमने कैसे निकाला, इंटीग्रेशन किया से। तो एक में हमने कंपैरिजन करा और एक में हमने इंटीग्रेशन करा है। तो कभी कभी fx की टर्म जो है वो थोड़ी सी टफ भी आ जाती है, तो उसमें इंटीग्रेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इसमें तो बहुत सिंपल था, 1 और 0 दे रखा था, तो ये ईजिली हो गया। आई होप आपको ये हीट इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना अब आ गया होगा। तो हमने क्या करा है, सोल्यूशन डायरेक्टली लिख रहे हैं और सोल्यूशन से ही कर रहे हैं। तो सोल्यूशन अगर आपका एग्जाम में ये बड़े मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको सोल्यूशन निकाल के दिखाना पड़ेगा इसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हीट इक्वेशन का। ut इज इक्वल टू ux, मतलब k की वैल्यू यहाँ 1 है और l की वैल्यू यहाँ 80 है और fx की वैल्यू यहाँ पे 100 sin πx/80 है। तो सॉल्व करते हैं, अपना सोल्यूशन लिख लेते हैं। uxt की वैल्यू क्या होती है, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी Cn sin n π/Lx इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस n² π² /L²kt ये होती है। और बाकी Cn की वैल्यू होती है 2/L 0 to L fx इंटू साइन n π/Lx dx। तो चेंज कर लो, k की वैल्यू डाल दो, l की वैल्यू डाल दो और fx की वैल्यू डाल दो। तो uxt क्या बन जाएगा आपका, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी Cn, तो हम डाल देते हैं l की वैल्यू 80, तो ये हो गया साइन n π/80 x इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस n² π² /80² k की वैल्यू तो 1 है तो t आ जाएगा बस। ठीक है, अब आप ये देखो ux0 पे क्या दे रखा है, तो हम ये कंडीशन यूज़ कर लेते हैं, मतलब t को 0 डालना है। ux0 इस पे वैल्यू दे रखी है 100 sin πx/80, ये वैल्यू दे रखी है। तो इस जो हमने अभी समीशन निकाला है ना, इसमें वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू 0, तो t की वैल्यू 0 डालने पे ये एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट क्या हो जाएगा 1, तो बचेगा क्या, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी Cn sin n π/80 x बचेगा बस। अब यहाँ से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, देखो sin πx/80 की टर्म है या sin n π/80 x की टर्म है, तो यहाँ पे क्या सोल्यूशन बन सकता है, मतलब अगर हम कंपेयर करें तो n की वैल्यू क्या निकल के आ सकती है, क्योंकि साइन को अगर आप कंपेयर करो sin πx/80 दे रखा है एक जगह पे, तो इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 1 है ना एक्चुअल में कंपैरिजन करने पे, तो n की वैल्यू यहाँ 1 आ गई, तो C1 उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 100, C साइन का कोफिशिएंट जो है वो कंपैरिजन में 100 बन गया, तो n की वैल्यू 1 बन गई, तो इसको कहाँ पुट कर दोगे यहाँ पे, तो आपका uxt क्या बनेगा, अगर C1 की वैल्यू 100 आ रही है कंपैरिजन में, तो बाकी C2 C3 C4 ये सब 0 बन जाएंगे आपके, तो uxt बन गया आपका 100 इंटू साइन π/80 x एक्सपोनेंशियल माइनस π²/80² t, तो ये आपका सोल्यूशन बना है फाइनल। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो मेनली इसमें आपका जो टास्क है वो है सोल्यूशन निकालना, जो हीट इक्वेशन का है, केसेस कंसीडर करके सोल्यूशन को फाइंड करना। तो किसी बुक में जो है किसी जगह पे ut इज इक्वल टू
अल्फ़ा यू एक्स एक्स भी लेके चलते हैं अपनी हीट इक्वेशन को। मैंने आपको जो कराई है वो यू टी इज इक्वल टू के यू एक्स एक्स के लिए कराई है, तो ध्यान रखना। और केसेस बनाए लैम्डा के लिए, लैम्डा ग्रेटर देन 0, लैम्डा इज इक्वल टू 0 और लैम्डा लेस देन 0। तो इस वाले में 0 सोल्यूशन आता है, इस वाले में भी 0 सोल्यूशन आता है, उसको हमें लीव कर देना है। और हमारा लैम्डा नेगेटिव जब होता है, लैम्डा की वैल्यू लेस देन 0, तो हम लैम्डा को माइनस अल्फ़ा स्क्वायर ले लेते हैं। तो इसके लिए हम ये वाला सोल्यूशन बनाते हैं पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल यू टी इजिकल टू के यू एक्स एक्स के लिए लैम्डा इजिकल टू माइनस अल्फ़ा स्क्वायर कंसिडर करके एक्स एक्स और टी टी निकाल लेते हैं। और फिर समीशन में लिख के इनिशियल कंडीशन फोरियर सीरीज से लिख के, फोरियर कोफिशिएंट से लिख के अपना पूरा सोल्यूशन सीरीज़ की फॉर्म में बना लेते हैं। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतनी इजीली ये क्वेश्चन कर लोगे, और सोल्यूशन याद रखोगे तो और भी ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपसे कुछ डेरिवेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको सोल्यूशन याद है, सोल्यूशन याद से आप मिस्टेक फाइंड करके अपना सोल्यूशन सही कर सकते हो, या आपने सोल्यूशन में क्या मिस्टेक करी है, कौन सा केस गलत करा है आपने। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। इसके क्वेश्चन थोड़े से लेंथी रहेंगे आपके लिए, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है आपके लिए, उतना ही आप सीखोगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।